हेलो फ्रेंड्स, एसएच लर्निंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय नृत्य कला की शानदार दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हाँ, और खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से। बिल्कुल। हम भारत के शास्त्रीय और लोक नृत्यों को समझेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो संगीत नाटक अकादमी और संस्कृति मंत्रालय जैसी संस्थाओं से है। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों से भी। तो मकसद सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि भारत की इस समृद्ध विरासत की कहानी को समझना है और उन खास बातों को जानना है जो अक्सर परीक्षाओं में आती हैं। और इस पूरी कहानी की नींव, जैसा आपने कहा, नाट्य शास्त्र में मिलती है। उसे तो पांचवा वेद भी कहा जाता है। पांचवा वेद? हाँ, ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने चारों वेदों से कुछ कुछ तत्व लेकर नाट्य वेद की रचना की। ऋग्वेद से शब्द, यजुर्वेद से भाव भंगिमाएं, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से भावनाएं यानी रस। एकदम सही। ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति में नृत्य कितना गहरा और आध्यात्मिक है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग विषय को खोलते हैं। सबसे पहले नृत्य के मूल सिद्धांतों को समझते हैं। मैंने दो शब्दों के बारे में बहुत सुना है, तांडव और लास्य। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये ऊर्जा के दो रूप हैं। तांडव, जिसमें एक मर्दाना पहलू है। हाँ, वीरता, शक्ति, जोश। जैसे शिव जी का नृत्य। बिल्कुल। नटराज का स्वरूप तांडव का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसमें लय और गति पर जोर होता है। और लास्य? लास्य इसका स्त्रियोचित पहलू है। इसमें कोमलता, श्रृंगार और अनुग्रह होता है। ठीक है। और प्रदर्शन के भी तो तीन मुख्य घटक होते हैं, नृत्य, नृत्य और नाट्य। इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, और ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नृत्य मतलब शुद्ध नृत्य, प्योर डांस, मतलब जिसमें कोई कहानी या इमोशन नहीं है। बिल्कुल, बस लयबद्ध शारीरिक गति, सुंदर मुद्राएं और ताल। इसका मकसद सिर्फ आनंद देना है। अच्छा, तो फिर नृत्य क्या हुआ? नृत्य में भावनाएं और कहानी जुड़ जाती हैं। इसमें हाथों की मुद्राओं मतलब हस्त मुद्राओं और चेहरे के भावों से गीत के अर्थ को बताया जाता है। समझ गया। और नाट्य, जैसा नाम से लग रहा है, वो नाटकीय पहलू होगा। एकदम सही। नाट्य मतलब अ डांस ड्रामा। इसमें कलाकार कहानी के पात्रों का अभिनय करते हैं, पूरी कहानी को मंच पर जीते हैं। तो इन सिद्धांतों को समझने के बाद अब आते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों पर। संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता देती है ना? हाँ, 8। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि भारत का संस्कृति मंत्रालय छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देता है। ओह, तो इससे कुल संख्या 9 हो जाती है। हाँ, 9। छऊ ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक आदिवासी मार्शल आर्ट नृत्य है, बहुत ही ऊर्जावान। तो चलिए हर एक शास्त्रीय नृत्य को अब विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम से, जो तमिलनाडु से है। ये भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। कहते हैं 2000 साल से भी ज्यादा पुराना। वाह। और इसे अग्नि नृत्य भी कहते हैं। हाँ। और इसकी जड़ें मंदिरों की देवदासी परंपरा से जुड़ी हैं। हाँ, और इसकी एक बहुत खास बात है, एकाहार्य शैली। एकाहार्य, इसका क्या मतलब है? मतलब एक ही नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। ये अभिनय की एक बड़ी परीक्षा होती है। और इस कला को पुनर्जीवित करने का श्रेय रुक्मिणी देवी अरुणढेल को जाता है। बिल्कुल, उन्होंने इस कला को एक नया सम्मान दिलाया। और उनके अलावा मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, पद्मा सुब्रमण्यम, कई बड़े नाम हैं। और सुधा चंद्रन का नाम भी यहाँ लेना जरूरी है। उनकी कहानी तो दृढ़ संकल्प की एक अद्भुत मिसाल है। निश्चित रूप से। आप दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं, उत्तर प्रदेश, कथक। कथक शब्द कथा से निकला है, मतलब कहानी सुनाना। हाँ, ये भक्ति आंदोलन के दौरान बहुत विकसित हुआ। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का सुंदर मिश्रण दिखता है। वो तो इसके तेज चक्कर और जटिल फुटवर्क से पता भी चलता है। बिल्कुल। और इस कला को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले थे पंडित बिरजू महाराज, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सितारा देवी और शोभनारायण भी इसी कला की महान कलाकार हैं। हाँ, अब वापस दक्षिण चलते हैं, केरल, और बात करते हैं कथकली की। कथकली का नाम आते ही वो रंगीन मेकअप, बड़ी बड़ी वेशभूषा और विशाल मुकुट आंखों के सामने आ जाते हैं। हाँ, ये एक नृत्य नाटिका है। इसमें चेहरे के भावों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। कलाकार पौराणिक कथाओं का मंचन करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं? गुरु कुंचु कुरुप और कलामंडलम कृष्णन नायर का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं आंध्र प्रदेश के
कुचिपुड़ी पर। कुचिपुड़ी को 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी ने विकसित किया था। इसमें नृत्य, नाटक और संगीत तीनों का संगम होता है। सुना है शुरुआत में इसे सिर्फ पुरुष ही करते थे। हाँ, ये सच है, लेकिन अब महिलाएं भी इसे करती हैं। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। अब बात करते हैं ओडिसी की, जो ओडिशा से है। ये मंदिरों की मूर्तियों से प्रेरित है ना? एकदम। इसमें शरीर की त्रिभंग मुद्रा, मतलब शरीर का 3 जगहों से मुड़ना, बहुत प्रमुख है और इसकी गति बहुत तरल होती है। और ये भगवान विष्णु के अवतारों और जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित है। हाँ, और केलुचरण महापात्र इस कला के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। वो पद्म विभूषण पाने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति थे। सोनल मानसिंह का भी नाम आता है, जो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों में पारंगत है। बिल्कुल। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत, मणिपुर की ओर। मणिपुरी नृत्य, ये तो राधा और कृष्ण के प्रेम यानी रास लीला पर केंद्रित है। हाँ, और इसकी शैली बहुत कोमल और घुमावदार है। इसमें भक्ति भाव की प्रधानता होती है। इसके प्रमुख कलाकार गुरु बिपिन सिंह और झावरी बहनें नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना ने इसे बहुत प्रसिद्धि दिलाई। अब केरल का एक और नृत्य मोहिनीअट्टम। इसका शाब्दिक अर्थ है मोहिनी का नृत्य। ये केरल का एक एकल शास्त्रीय नृत्य है जो खास तौर पर महिलाएं करती हैं। हाँ, और इसमें लास्य की प्रधानता होती है, मतलब कोमलता और नजाकत की। हाँ, और इसमें भरतनाट्यम और कथकली दोनों के तत्व पाए जाते हैं। 8वां नृत्य है सत्रिया, असम से। इसे 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकरदेव ने शुरू किया था। हाँ, असम के सत्रों यानी मठों में। तो इसके संस्थापक श्रीमंत शंकरदेव ही हैं। और आखिर में 9वां नृत्य छऊ। जैसा हमने बात की थी, ये ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसमें मार्शल आर्ट्स की झलक मिलती है। और कलाकार इसमें मुखौटे पहनते हैं। हाँ, और मकर ध्वज दारोगा और केदारनाथ साहू जैसे कलाकारों को इसके लिए पद्मश्री भी मिला है। यहाँ एक और दिलचस्प नाम आता है उदय शंकर का। उन्हें भारत में आधुनिक नृत्य का प्रणेता माना जाता है। बिल्कुल। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पश्चिमी बैले के साथ मिलाकर एक अनूठी फ्यूजन शैली बनाई। उन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनका योगदान बहुत बड़ा है। तो ये तो हुई शास्त्रीय नृत्यों की बात, जो नियमों और शास्त्रों से बंधे हैं। लेकिन भारत में लोक नृत्यों की भी तो एक विशाल और जीवंत परंपरा है। एकदम सही कहा। शास्त्रीय नृत्य जहां नियमों पर आधारित है, वहीं लोक नृत्य आम लोगों के जीवन, उनके त्योहारों और सामाजिक समारोहों का उत्सव है। और ये सीखने में भी सरल होते हैं और इनमें सामूहिक ऊर्जा होती है। बिल्कुल, ये किसी समुदाय की संस्कृति और परंपरा का सच्चा आईना होते हैं। फसल कटाई, शादी या जन्म जैसे अवसरों पर किए जाते हैं। तो चलिए परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्यों और उनके राज्यों पर एक नजर डालते हैं। पंजाब से शुरुआत करें तो भांगड़ा और गिद्दा। भांगड़ा पुरुषों द्वारा और गिद्दा महिलाओं द्वारा। गुजरात का गरबा और डांडिया रास, जो नवरात्रि में बहुत लोकप्रिय है। हाँ, और राजस्थान का घूमर, जो भील जनजाति की महिलाएं करती हैं। और कालबेलिया भी। असम का बिहू, जो फसल उत्सव से जुड़ा है। महाराष्ट्र की लावनी और तमाशा। जम्मू और कश्मीर का रऊफ। मिजोरम का चेराव, जिसे बांस नृत्य भी कहते हैं। और नागालैंड का चांगलो। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। हाँ, भारत की विविधता इन नृत्यों में साफ झलकती है। तो हमने देखा कि इन कला रूपों को जिंदा रखने में कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है और उन्हें मिलने वाले सम्मानों का भी। हाँ, भारत सरकार कलाकारों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे नागरिक सम्मान देती है। साथ ही संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। हमने जिन कलाकारों की बात की, उनमें से कई इन सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित हैं। जैसे पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला। केलुचरण महापात्र को भी पद्म विभूषण मिला। रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण और मृणालिनी साराभाई को भी पद्म भूषण मिला। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये सूची दिखाती है कि इन कलाकारों ने भारतीय नृत्य को वैश्विक मंच पर कितनी प्रतिष्ठा दिलाई है। तो आज हमने भारतीय नृत्य की दुनिया का एक काफी विस्तृत विश्लेषण किया। हाँ, हमने शास्त्रीय और लोक नृत्य के बीच के अंतर को समझा, 8+1 शास्त्रीय नृत्य रूपों और उनके राज्यों को जाना, और नृत्य और नाट्य जैसे मूलभूत सिद्धांतों पर भी चर्चा की। हमने ये भी देखा कि कैसे रुक्मिणी देवी अरुंडेल जैसे कलाकारों ने प्राचीन कलाओं को एक तरह से पुनर्जीवित किया, और उदय शंकर जैसे कलाकारों ने इसमें नवीनता लाई। हाँ, ये परंपरा और नवीनता के बीच एक निरंतर संवाद को दिखाता है। और यहाँ सोचने के लिए एक सवाल भी है,
कि भविष्य में ये प्राचीन कला रूप अपनी मूल पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक दुनिया में खुद को कैसे अभिव्यक्त करते रहेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।